एवरीवन गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं? होप सब बहुत बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। क्या आप कर रहे हैं सीटेट एग्जाम की तैयारी या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। और आज हम आपके लिए लाए हैं सीडीपी में एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है, जहां पे हम विकास के बारे में कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलते फिर आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चलते स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक से तो कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। इससे पहले मैंने बहुत सारी सीटेट की क्लासेस दे दी हैं। अगर आप उन क्लासेस को देखोगे तो आपकी सीटेट की तैयारी बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी। चाहे आप रीट एग्जाम की कर रहे हो, चाहे यूपी टेट की कर रहे हो या फिर सीटेट की कर रहे हो, हम सीडीपी को या हिंदी पेडोलॉजी हो या गद्यांश हो या पद्यांश हो, इन सारी चीजों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपलोड कर रहे हैं सीरीज बाय सीरीज। तो ये हमारी क्लास नंबर जो है वो क्लास नंबर यानी 13 है, जिसको हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और आज हम सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। ओवरऑल कुछ 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। हर क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझेंगे और जितने भी सेशन मैंने दिए हुए हैं उन सभी में हमने क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। तो अगर आप उनको समझेंगे तो आपकी तैयारी तो अच्छी हो ही जाएगी। चलिएगा पढ़िएगा फर्स्ट क्वेश्चन और जवाब देने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे क्या बात बोली गई। देखिएगा जितने भी मैंने सेशन दिए हुए, चाहे वो सीडीपी के हो, चाहे वो हिंदी गद्यांश के हो, चाहे वो हिंदी पद्यांश के हो, सभी में हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिएगा पढ़िए जरा। लिखा हुआ है कि विकास की वह अवधि जिसमें आंतरिक मानदंडों पर सवाल उठाए जाते हैं और सहकर्मी समूह की राय आमतौर पर परिवार से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है, वो क्या कहलाती है। यानी यह ऐसी कौन सी अवस्था होती है जहां पे बता रहे हैं कि विकास यानी डेवलपमेंट की जो कौन सी ऐसी अवस्था है जहां पे आंतरिक मानदंडों पर सवाल उठाए जाते हैं और सहकर्मी समूह की राय आमतौर पर परिवार से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी ऐसी कौन सी अवस्था है जहां पे बच्चा जो होता है वो अपने साथ में रहने वालों का यानी जो उसके दोस्त यार होते हैं उनकी बात ज्यादा मानता है अपने परिवार की अपेक्षा। तो वो क्या शैशवा अवस्था होती है या मध्य बचपन होता है या प्रारंभिक बचपन होता है या किशोरावस्था होती है। देखो अगर शैशवा अवस्था की बात करें तो ये जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है, जन्म से 2 वर्ष की। और प्रारंभिक अवस्था होती है जो 2 से 6 वर्ष की अवस्था होती है। 6 से या मध्य बाल्य अवस्था की बात करिए तो 6 से कितनी वर्ष की अवस्था होता है, आप कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा मुझे। कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था जो है वो शैशवावस्था है, 2 से 6 वर्ष की अवस्था जो है वो प्रारंभिक बाल्य अवस्था है। 6 से अब कितना बोलोगे आप, 6 से 11 कितना होती है, 6 से 11 ये मध्य बाल्य अवस्था और 11 से 18 जो है वो किशोरावस्था की अवधि बोली जा रही है। और अगर WHO के अकॉर्डिंग चले, हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग चले, तो किशोरावस्था को उन्होंने बोला है कि 10 से 19 वर्ष की जो अवस्था होती है वो किशोरावस्था के नाम से जानी जाती है। यानी यहाँ पे बात करी जा रही थी किसकी, जो सहकर्मी ग्रुप बनाने की अवस्था होती जहां पे वो होती किशोरावस्था। क्या होती है, किशोरावस्था जो 11 से 18 वर्ष की समय होती है। तो ये हमारा डी ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे और समझते हैं, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या बात बोली गई है। चलिएगा पढ़िएगा जरा सेकंड क्वेश्चन को और समझते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में क्या बात बोली गई है। जरा पढ़िएगा। लिखा हुआ यह देखते हुए कि उनके बेटे रवि को पढ़ने में रुचि थी। यानी यहां पे क्या बात बोली गई है कि यह देखते हुए कि एक बच्चा हुआ है जिसका नाम है रवि, को पढ़ने में रुचि थी और वह 3 साल की उम्र में पढ़ सकता था। क्या लिखा हुआ है, और वह 3 साल की उम्र में पढ़ सकता था। उसके माता पिता ने उसे बहुत सारी किताबें दी। अपने माता पिता के प्रोत्साहन के कारण रवि की पढ़ने की क्षमता उसकी उम्र उम्र के अनुसार काफी बढ़ती यानी काफी बेहतर होती चली गई। यानी यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है कि एक बच्चा जो था वो देखते देखते उसके रवि की पढ़ने में रुचि थी, यानी पढ़ने में वो इंटरेस्ट लेता था। बच्चा जो है वो पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट लेता था और उसके माता पिता ने उसे मोटिवेट किया तो बच्चा और ज्यादा पढ़ने लगा। तो ये कौन सी अवस्था हो सकती है, क्या हो सकता है, यानी इसमें आंसर दिए गए हैं। उपरोक्त उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत का अनुमान लगाया जा सकता है, यहाँ पे ये बात पूछी जा रही है हम लोगों से। ठीक है, तो क्या वो विकास का पूर्वानुमेय पथ पर नहीं चलता, विकास समीपस्थ है, विकास सिरोधपदोन्मुखी है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया का परिणाम होता है। बिल्कुल सही बात करी। तो विकास यानी डेवलपमेंट की बात करी जाए कि जो विकास होता है यानी डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होती है
वो पर्यावरण और आनुवंशिकी के गुणनफल के बराबर होती है। यानी दोनों को में इंपॉर्टेंस दी हुई है, यानी आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी को तो महत्व दिया गया है और पर्यावरण को भी महत्व दिया गया है कि हमारे आसपास के लोग कैसे होते हैं। तो यहाँ पे वही बात बोली जा रही है कि एक माता पिता ने मोटिवेट तो किया हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो है हेरिडिटी की भी पावर हो सकती है, यानी आनुवंशिक गुण भी हो सकते हैं और उनके पर्यावरण का भी रोल हो सकता है कि उसके आसपास के लोग कैसे हैं। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा इस बात से। यहाँ पे यही बात बोली जा रही है। देखो विकास पर पूर्वानुमेय पथ पर यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी, विकास समीपस्थ की यहाँ पे कोई दायरे की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। विकास सिरोधनमुखी यहाँ पे ऐसी कोई भी बात नहीं हो रही है। यहाँ पे सिर्फ बात पूछी जा रही है कि उपरोक्त उदाहरण जो है वो विकास के किस सिद्धांत पे अनुमान लगाया जा सकता है। और देखो आनुवंशिकी की बात करें तो आनुवंशिकी के बारे में प्याजे ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया हुआ है और पर्यावरण के बारे में वाइगॉत्स्की ने बहुत रोल निभाया हुआ है ना। तो ये बातें आपकी क्लियर हो गई होंगी। तो अभी हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बात बोली जा रही है, समझते हैं। आज बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, लाइट बिल्कुल भी सही नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि सेशन कंप्लीट हो जाए। फिलहाल के लिए अगर बीच में रुक गया तो आप कोशिश करिएगा थोड़ा सा पढ़ने की। देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि विकास की किस अवधि में निम्नलिखित विशेषताओं में से प्रत्येक शामिल है। क्या लिखा हुआ है, विकास की किस अवधि में, यानी कौन सी अवस्था है जहां पे बोल रहे हैं कि प्रत्येक स्वतंत्रता की स्थापना क्या शामिल है। कह रहे स्वतंत्रता की स्थापना हो, पहचान का विकास हो, अमूर्त चिंतन हो। यानी कौन सी अवस्था है जहां पे बच्चे के अंदर स्वतंत्रता यानी उसके अंदर अपने आप को फ्री रखने की भावना आती हो, पहचान बनाने की भावना आती हो और उसके अंदर अमूर्त चिंतन हो। तो वो क्या, वो मध्य बाल्यावस्था होती है, किशोरा बाल्यावस्था होती है, या उत्तर बाल्यावस्था होती है, या प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है, बताइए फटाक से। तो ये देखो मैंने बताया कि स्वतंत्रता की आवश्यकता या स्वतंत्रता की स्थापना जो होती है वो किशोरावस्था में होती है। किसमें होती है, किशोरावस्था में होती है, ना कि मध्य बाल्यावस्था में, ना ही उत्तर बाल्यावस्था में और ना ही वयस्कता में। तो हमारा बी ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। विकास डेवलपमेंट जो है वो प्याजे के अकॉर्डिंग 4 चरणों में बांट दिया गया है ना। बाकी अगर बात करें, देखो जहां तक बात हो रही है स्वतंत्रता की बात हो रही है, पहचान बनाने की बात हो रही, अमूर्त चिंतन जो होता है वो एडोलेसेंस में ही आता है, जो 10 से क्या बोला गया 19 वर्ष, यानी डब्ल्यूएचओ ने बोला 10 से 19 वर्ष होती है इसकी समय सीमा, और वैसे 11 से 18 वर्ष की जो समय सीमा होती है उसको हम किशोरावस्था के नाम से जानते हैं। चलिए पढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या बात बोली जा रही है। पढ़िए जरा, यहाँ पे असर्शन और रीजन दिए गए हैं। देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि सिंपल बात बोली गई कि सीटेट का सिलेबस जो है बहुत दिनों से चेंज नहीं हुआ है ना, यानी काफी दिनों से सीटेट का सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, इसलिए इनके क्वेश्चन पूछने में थोड़ा डिफरेंस कर दिया गया, यानी क्वेश्चन पूछने का तरीका इन्होंने बदल दिया हुआ है। पहले डायरेक्टली पूछ देते थे, लेकिन अब इन्होंने एक अभिकथन देते हैं और एक तर्क देते हैं, यानी कारण देते हैं, फिर कहते हैं मुझे बताओ ए सही है या बी सही है या दोनों एक दूसरे के लिए सही है कि नहीं है। पढ़िएगा जरा, लिखा हुआ है किशोरों को कक्षा में चर्चा और वाद विवाद के लिए अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। ठीक बात बोली जा रही है, यानी जो एडोलेसेंस यानी किशोर बच्चे होते हैं उनके लिए कक्षा में चर्चा और डिस्कशन पर वाद विवाद करना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोल रही है, यहाँ पे बच्चा एक्टिव दिख रहा है कि जहां पे बच्चा क्लास में एक्टिव होगा, अपनी बातों को रख पा रहा होगा, डिबेट कर रहा होगा, डिस्कशन कर रहा होगा, कोलैबोरेट कर रहा होगा। तो ये ऑप्शन तो हमारा एकदम क्लियर है। आगे लिखा हुआ है कि सहयोगात्मक अधिगम की बातचीत और अर्थपूर्ण विचारों को साझा करने के लिए अवसर प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है। देखो जो कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है या सहयोगात्मक अधिगम जो होता है वो बातचीत अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल लर्निंग के लिए अवसर प्रदान करता है। तो ए भी सही है और बी भी सही है, यानी ए और आर दोनों सही है। और ए आर की ए जो है, जो आर है वो ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो क्या ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही स्पष्टीकरण दे रहा है। तो क्लियर, ए ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि दोनों बातें एकदम करेक्ट बोली जा रही हैं कि चर्चा वाद विवाद होना चाहिए क्लास में, तभी बच्चा एक्टिव होगा। क्लियर, चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बात बोली गई है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीटेट का कोई भी अगर आप प्रीवियस से उठा के देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन 100 टाइम आपको रिपीट होते मिलेंगे। चलिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़िएगा और जवाब देने की कोशिश कीजिए कमेंट बॉक्स में कि कहां पे क्या बात बोली गई है। लिखा हुआ है अभिकथन में क्या बात बोल रहे हैं कि मनुष्य अपने पूरे जीवन काल में गत्यात्मक एवं संज्ञानात्मक पक्ष में नई चीजें सीखने और याद रखने में सक्षम है। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात बोली जा रही है कि मनुष्य जो होता है यानी अपने जीवन पर्यंत वो सीखता रहता है, यानी विकास की प्रक्रिया जो होती है वो हम अभी पढ़ रहे हैं विकास चैप्टर ना, डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, तो विकास की प्रक्रिया जो होती है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार कंटिन्यूस चलती रहती है ना। तो वही बात बोल रहे हैं कि मनुष्य जो होता है वो अपने पूरे जीवन काल में गत्यात्मक यानी संज्ञानात्मक का मतलब अपने दिमाग की चीजें जो होती है, सोचने समझने की शक्ति जो होती है और याद करने की शक्ति जो होती है, वो इंसान जो होता है वो जन्म तक मतलब पूरी चलती रहती है हमेशा, है ना। कारण में क्या बोला गया,
गंभीर रूप से वंचित बचपन के परिणाम को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। तो ये बात एकदम बिल्कुल गलत लिखी गई है कि बचपन में किसी बच्चे को अगर सही से खाने पीने के लिए नहीं दिया गया है, किसी प्रकार से बच्चा कुपोषित रह गया है, तो बाद में उसको आप सही नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या बोलोगे, बदला जा सकता है, तो ये निगेटिव पॉइंट है। ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। तो कौन सा है, ए सही है, ए कैसा है, ए सही है लेकिन आर गलत है। तो डी ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, देखते हैं क्या बात बोली गई है क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है। क्या बात बोली गई है यहाँ पे कि निम्नलिखित उदाहरण जो होता है वो किस सिद्धांत को दर्शाता है। बच्चे का विकास रेखीय नहीं होता है, वह पीछे मुड़ता है और फिर आगे बढ़ता है। तो ये क्या, ये वर्तुलाकार उन्नति का सिद्धांत होता है। कैसा, वर्तुलाकार उन्नति का सिद्धांत होता है। तो बी ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा कि निम्नलिखित उदाहरण में क्या बात बोली गई थी कि बच्चों का विकास जो होता है वो रेखीय नहीं होता है। कैसा होता है, रेखीय बिल्कुल नहीं होता है, ठीक बात बोली गई। वह पीछे मुड़ना और फिर आगे बढ़ता है, तो वर्तुलाकार होता है। कैसा होता है, वर्तुलाकार। एक रूपता का सिद्धांत ये नहीं है, यहाँ पे दिशा की बात नहीं करी या असतत नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है वो क्लियर हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बात बोली गई है हमें। चलिए पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 7 को, क्या लिखा है। कह रहे कि भौतिक वृद्धि और विकास के और सिद्धांतों का पालन करते हैं। कौन से विकास के सिद्धांत का ये पालन कर रहे हैं, क्या यहाँ पे बात बोली कि भौतिक वृद्धि और विकास के किस सिद्धांतों का पालन करते हैं। क्या वो समीपस्थ दूराक दायरे की बात यहाँ पे करी नहीं गई है, विभेदीकरण की बात यहाँ पे नहीं करी गई है, एकीकरण की बात यहाँ पे नहीं हुई, एक ही बात यहाँ पे हुई है, मस्तकोद विधि। यानी इसका मतलब क्या, ऊपर से नीचे और समीप दूरस्थ विमुख का लिखा, समीप दूराभिमुख का मतलब क्या, आंतरिक से बाहर, यानी ऊपर से, यानी हेड टू, सिर से नीचे की ओर क्या होता है, मस्तकोदमुखी होता है। और समीपस्थ दूरा, इसका मतलब जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है वो आंतरिक से बाहर, यानी अंदर की चीजों से बाहर की ओर। तो हमारा डी ऑप्शन है वो क्लियर है, यहाँ पे इसी की बात करी जा रही है। समीपस्थ दूरा क्या होता है, ये एक दायरा होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। और ये क्या है, ये हमारा मस्तकोद विधि, यानी सिर से पैर की ओर विकास की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डी ऑप्शन जो है एकदम क्लियर है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बात बोली जा रही है, समझते जरा। लिखा हुआ है कि पूर्व बाल्यावस्था में विकास धीमा, क्या बोल रहे हैं, पूर्व बाल्यावस्था में विकास धीमा और चिंतन, क्या लिखा हुआ है, एक मिनट रुकिएगा जरा। लिखा हुआ है कि पूर्व बाल्यावस्था में विकास धीमा और चिंतन अहंकार क्या लिखा हुआ है, अहंकारत होती है, चिंतन अहंकारत होती है, जबकि मध्य बचपन में विकास स्थिर है। ये हमारे टाइपिंग मास्टर से थोड़ा गड़बड़ हो गया है। लिखा हुआ है कि जबकि मध्य बचपन में विकास स्थिर होता है और चिंतन है। ये किस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि पूर्व बाल्यावस्था में विकास धीमा होता है। देखो विकास धीमे की बात कर रहे हैं, ठीक बात बोल रहे हैं, लेकिन किसकी, सेंसरी मोटर से, यानी जो बाल्यावस्था, जो सेंसरी मोटर से सबसे पहली अवस्था होती है संवेदी परक, उससे बात करें तो धीमा होता है, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है कुछ हद तक अहम केंद्रित होता है, अहम केंद्रित की बात, ये अहम केंद्रित लिखा हुआ है, ठीक है। तो अहम केंद्रित और स्थिर होता है और तार्किक होता है। तो सी ऑप्शन के साथ में हम जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है। चलिए पढ़िए आगे। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कौशल है जो स्थूल गतिक है। स्थूल गतिक का मतलब क्या होता है, जहां पे आप बड़ी मांसपेशियों का यूज करते हो, यानी स्थूल गतिक एक ऐसा कौशल है जहां पे आप बड़ी मांसपेशियों यानी शरीर का उपयोग करते हो। ऐसा नहीं कि आज उंगलियों का प्रयोग कर रहे हो, है तो शरीर का प्रयोग कहां पे कर रहे हो, जब आप बुनाई करते हो तो आप शरीर उंगलियों का प्रयोग कर रहे हो ना। एक कागज पर वृत्त की रूपरेखा बनाते हो, पेन चलाते हो, तब भी आप उंगलियों का प्रयोग, छोटी मांसपेशियों का प्रयोग कर रहे हो, तो वो स्थूल गतिक नहीं होता है। कागज पर एक बड़े आयत में रूपरेखा, तब भी ये क्या है, ये भी स्थूल गतिक नहीं, यहाँ पे बड़ी मांसपेशियों का आप यूज नहीं कर रहे हो। तैराकी यानी जब आप स्विमिंग करते हो, तैरते हो, तो आप अपनी बड़ी मांसपेशियों का, शरीर का इस्तेमाल करते हो ना। तो इसीलिए डी ऑप्शन कैसा है, वो एकदम हमारा क्लियर है, जहां पे हम बड़ी मांसपेशियों का यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, स्विमिंग है, क्लियर। चलिए समझते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। पढ़िएगा जरा क्वेश्चन नंबर 10 को और समझते हैं कि इसमें क्या बात बोली गई है। यद्यपि विकास के क्षेत्र कुछ पहलुओं में एक दूसरे के साथ ओवरलैप, क्या लिखा हुआ है, यानी लिखा हुआ है कि यद्यपि विकास के क्षेत्र कुछ पहलुओं में एक दूसरे के साथ होते हैं, फिर भी विकास का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विशेष रूप से स्वयं और दूसरों के बारे में भावनाओं की
प्रकृति का अध्ययन करने में प्रयास करता है। देखो यहाँ पे भावनाओं की बात करें, फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, तो नैतिक विकास कहाँ से आएगा? जब फीलिंग की, भावनाओं की बात। देखो भावनाओं से आप तुरंत आंसर पे जा सकते हो कि ये भाषा विकास की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ना तो ये शरीर की विकास की, या संवेगात्मक यानी आपके इमोशंस की बात करी जा रही है कि आपकी भावनाएं कैसी है ना। तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो एकदम क्लियर है। देखो हमें क्वेश्चन को देख के समझ में आ जाता है ना। आपको पता चल रहा होगा कि आप ये क्वेश्चन इतने सिंपल लग रहा होगा कि ये तो मैं इजीली कर लूंगा, लेकिन जब आप एग्जाम पे जाते हैं तो वहां पे आपका माइंड जो होता है इस तरीके से नहीं चलने वाला, क्योंकि यहाँ तो मैं पढ़ रहा हूं इसलिए आप बता पा रहे हैं, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। चलिए पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बात बोली गई समझते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बात बोली गई है? निम्नलिखित में से विकास का कौन सा सिद्धांत सुझाव देता है कि कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया में मिलकर एक संपूर्ण रूप बनाती हैं? फटाक से कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का क्षेत्र हो सकता है, कौन सा सिद्धांत जो सुझाव देगा किस बात पे, कि कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया में मिलकर एक संपूर्ण रूप बनाती हैं। तो वो निरंतरता को सिद्धांत तो होगा नहीं है। सफेलोकार्डन की बात यहाँ पे सिर से पैर की ओर बात नहीं करेगी। प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट दायरा की बात तो करी नहीं गई। ये एकीकरण का सिद्धांत है। कैसा? एकीकरण का एक सिद्धांत है, यानी बी ऑप्शन जो है एकदम क्लियर है, जहां पे बताया जा रहा है कि कुछ विशिष्ट प्रक्रियाएं जो होती है वो विकास के बाद भी प्रक्रिया में मिलकर एक संपूर्ण रूप बनाती है। तो वो क्या है? एकीकरण है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बात बोली गई है जरा। लिखा हुआ है कि मूल्य, फिर डैश लगाया हुआ है, व्यवहार हमारी प्रणाली का हिस्सा है। कौन सी प्रणाली का हिस्सा है मूल्य व्यवहार? बताइएगा जरा। यहाँ पे देखो मूल्य की बात कर दी गई, तो ये भावनाओं से रिलेटेड बात हो, यहाँ पे व्यवहार से बात है तो ऑब्वियसली ये संज्ञानात्मक ज्ञानात्मक व्यवहार से बात होगी ना। तो यहाँ पे कौन सी? मूल्य व्यवहार हमारी प्रणाली का हिस्सा है। ना वो प्रभावशाली की बात कर रहे हैं, ना संज्ञानात्मक की बात कर रहे हैं, और ना वो साइकोमीटर। ये भावात्मक और ज्ञानात्मक दोनों, यानी मूल्य जो होते हैं वो भावात्मक और ज्ञानात्मक दोनों से रिलेटेड है। इसीलिए डी ऑप्शन जो है वो हमारा एकदम क्लियर है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बात बोली जा रही है। हम ज्यादा लॉन्ग सेशंस अभी आपको नहीं दे रहे हैं ताकि आप भी परेशान ना हो और मैं भी परेशान ना हो। ठीक है, देखो 13 क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है। लिखा हुआ है कि मस्तकोद विधि का सिद्धांत बताता है कि विकास कैसा है। यानी यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? मस्तकोद विधि के मस्तकोद मुखी का सिद्धांत बताता है कि विकास कैसा होता है। देखो यहाँ पे सेफेलोकार्डन, मस्तकोद विधि का मतलब होता है सेफेलोकार्डन, यानी सेफेलोकार्डन का मतलब होता है सिर से पैर की ओर। तो यहाँ पे सिर से पैर क्या है? बी ऑप्शन में दिया गया है, सिर से पैर तक बढ़ता है, यानी सेफेलोकार्डन होता है। और एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, जो एक दायरा होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन की बात करी जा रही है। केंद्र से बाहर की ओर, तो ये क्या है? ये एक दायरा है, यानी ये क्या है? जेडबीटी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, जो अंदर से बाहर की ओर होता है, लेकिन ये सिर से पैर की ओर है। ठीक है, सभी व्यक्तियों में समान दर से होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। विकास सभी में अलग अलग होता है, समान दर से नहीं होने वाला कि आप बड़े हो रहे हो साथ में आपका दोस्त भी बड़ा हो रहा है, ऐसा कभी देखा आपने? प्रकृति और पर्यावरण का एक संयोजन है, ऐसा कुछ नहीं। ये सेफेलोकार्डन की बात हो रही है, तो सिर से पैर की ओर बात हो रही है। क्लियर? आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जितने भी ओवरऑल हमने 13 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं, जहां पे भी आपको डाउट लग रहा हो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करिएगा। हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और आपके कमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में उसी अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। जैसे अब आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि आपको कहाँ पे समझ नहीं आया और कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जहां पे भी कोई डाउट हो आप तुरंत कमेंट करिएगा। और केमिस्ट्री अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं किसी भी क्लास स्टैंडर्ड वाइज, अगर आप क्लास 10 में है, 11 में है, 12 में है, तो आप केमिस्ट्री का कोई टॉपिक करिए कमेंट, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। एज अ प्राइवेट टीचर हैं, किसी स्कूल में डेमो देना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, हम आपके अकॉर्डिंग उस लेक्चर में वीडियो बना देंगे जिसपे आप डेमो देना चाहते हैं। फिलहाल के लिए आपकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम सीटेट की प्रॉपर क्लासेस लाते रहेंगे, यूपी टेट की हो चाहे रीट एग्जाम की हो। ठीक है, सारी सीरीज बाय सीरीज चल रही है, आप पढ़ते रहिएगा हमसे, हो सके तो नोट्स बनाते रहिएगा। एक टाइम आएगा आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। क्लियर? मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई आशा और उम्मीद के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच।